बड़े आसान है स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप एसेट के ओनर होने चाहिए, वेरी गुड। एसेट किस लिए यूज करना चाहिए? पर्सनल यूज नहीं, बिजनेस प्रोफेशन में आपने एसेट यूज किया तो यू विल गेट डेप्रिसिएशन। एसेट शुड बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 में आपने यूज किया तो 1920 में डेप्रिसिएशन मिलेगा। 1920 में यूज ही नहीं किया तो हाउ कैन यू गेट डेप्रिसिएशन? सिंपल। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस किया WDV बेसिस, हमेशा यही मेथड फॉलो करना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, यूज मतलब ना उसमें रेडी टू यूज भी कवर होता है। आपने यूज नहीं किया बट मशीन ने इंस्टॉल करके तैयार है, बस उसको स्विच ऑन करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इट इज लाइक अ यूज। रेडी टू यूज को भी यूज ही माना जाता है एंड यू मस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन। फिर ब्लॉक मैंने ये स्टूडेंट्स ये कॉपी मत करना, ये आपके रेफरेंस के लिए। इनकम टैक्स में 10 डिफरेंट ब्लॉक हैं। पहला 3 ब्लॉक बिल्डिंग का, एक 4 फर्नीचर का, 5 से लेकर 9 तक मशीनरी, प्लांट मशीनरी, 10 इंटेंजिबल एसेट का है। तो व्हाट डज इट मीन्स? टैंजिबल इंटेंजिबल हर एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो इसमें क्या किया उन्होंने? ग्रुप बनाया। तो ब्लॉक का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके पास ऐसी जितनी भी बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 5% वाली, उन सबको ये ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग। आपके पास कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग है, उन सबका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो उनको सेकंड ब्लॉक में लिखो। ऐसा आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं एंड ग्रुप वाइज यू क्लेम डेप्रिसिएशन। इंडिविजुअल एसेट पे नहीं मिलता स्टूडेंट्स, आप ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप को ब्लॉक कहा जाता है। ओके, एंड ऑन दैट ब्लॉक यू चार्ज डेप्रिसिएशन। दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन हियर। तो खाली आप इसका मीनिंग लिख लेना, ब्लॉक का, ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देन स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मेट बताया, अकाउंट्स में भी आप यही फॉलो करते हैं, ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल। तो आपको क्लोजिंग WDV, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट कब अप्लाई करना? इफ यू परचेज एनी एसेट ड्यूरिंग 1920, करंट ईयर में आपने परचेज किया कोई एसेट ना, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करके देखना। अगर नंबर ऑफ डेज 180 डेज से कम आया तो चार्ज डेप्रिसिएशन एट हाफ द रेट। हाफ द रेट मतलब क्वेश्चन में अगर 30% का है तो आप 15% चार्ज करना। दैट वॉज पॉइंट नंबर 1। 2 स्टूडेंट्स, मैंने वही फॉर्मेट बनाया, आपको एक्सप्लेन किया कि 2 एसेट थे बिगनिंग में, A एंड B, आपने C खरीद लिया, B बेच दिया। तो नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट्स कि आपके पास A और C बचा है, B तो बिक गया, बट आप जब प्लस माइनस करते हो तो WDV 0 आ रहा है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज आपका WDV 0, ऑल्दो देयर आर स्टिल 2 एसेट लाइंग विथ यू। आपके फैक्ट्री में अभी भी 2 मशीन बाकी हैं, A और C, बट आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। दैट्स व्हाट हियर आई हैव रिकॉर्डेड। इफ WDV 0, नो डेप्रिसिएशन। सेम वे उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके अमाउंट चेंज कर लिया। A B 2 एसेट था, आपने C एक और खरीदा और ड्यूरिंग द ईयर तीनों एसेट बेच दिया। C खरीदा, बाद में बेच भी दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो तीनों एसेट बिक गए। अब आपके पास वो ब्लॉक में कोई एसेट बचा ही नहीं, वो ग्रुप में कोई एसेट है ही नहीं, और आपका वैल्यू अभी भी है 5 लाख का, बट यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस 5 लाख बिकॉज देयर आर नो एग्जिस्टिंग एसेट। सो नॉन एग्जिस्टिंग एसेट पे स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो? दैट्स व्हाट हियर आई रिकॉर्डेड। नो डेप्रिसिएशन व्हेन ऑल द एसेट आर सोल्ड अंडर अ ब्लॉक। इंपोर्टेड कार पे मार्च 1 1975 से 31 मार्च 2001 कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं मिलता था। 2001 के बाद से इंपोर्टेड कार पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर वो भी होता है डेप्रिसिएशन अंडर एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो क्या करने का, बट दे नेवर आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स, तो मैंने वो डिस्कस नहीं किया है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मेट, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है स्टूडेंट्स। ओके, और फिर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 180 डेज वाला, फिर ये एग्जाम्पल से WDV निल है तो नो डेप्रिसिएशन, सारे एसेट बेच दिए ऑल्दो यू हैव ए वैल्यू अंडर WDV बट स्टिल नो डेप्रिसिएशन। ये 3 पॉइंट एंड इम्पोर्टेड कार्स का स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बाद स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस विच, ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस द कुछ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। हमको इसका कुछ परसेंटेज याद रखने पड़ेंगे कि हाउ मच विल बी अलाउड स्टूडेंट्स। सो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये सब सेक्शन 35 में आता है स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ एक्सपेंसेस में कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई एम इनकरिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर माई ओन यूज़, मेरे खुद के यूज़ के लिए। और कभी कभी क्या होगा, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय मी बट फॉर नॉट माई ओन यूज़, मैंने किसी को कंट्रीब्यूट किया, मदद किया साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। प्लीज़ नोट द डिफरेंस। सर्टन एक्सपेंसेस आई एम इनकरिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और वो रिसर्च क्यों कर रहा हूँ? वो रिसर्च मेरे बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, रिलेटेड टू माई बिजनेस। एंड सर्टन केसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स,
आई एम डोनेटिंग दैट मनी और कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट मनी टू समवन एल्स आउटसाइड। मैंने किसी को, हमारे बिजनेस से बाहर किसी को मैंने पैसे दिए साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए एंड इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस। सो दो तरह के अलग अलग तरह के एक्सपेंस है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला इसमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका पहले वाली जो मैं बात कर रहा हूं इट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च की बात हो तो साइंटिफिक रिसर्च की, रिलेटेड टू बिजनेस, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, मैंने खुद इनकर किया। हाँ, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू बिजनेस बाय क्या लिखेंगे, बाय एसएससी हिमसेल्फ। जो बिजनेस कर रहा है ना उसने खुद ने ये इनकर किया एक्सपेंस, और ये उसके बिजनेस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ओके, पहला ये एक एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ऊपर मैंने रेवेन्यू लिखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सॉरी, अगेन रिलेटेड टू बिजनेस by SSC himself. Okay, then students, expenditure on इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च मतलब मेरी कंपनी में ही हो रहा है रिसर्च, एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ओके, ये तीन अभी जो मैंने लिखा ना स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए है। ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा ना, ये बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए है। अभी इसमें हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको सिर्फ कुछ परसेंटेज याद रखने हैं स्टूडेंट्स। सो ईयर मुझे जो डिडक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स ना, वो 100% ही मिलेगा। जितना खर्चा किया है बस उतना लिखो और भूल जाओ। साइंटिफिक रिसर्च में 1 लाख खर्चा किया, 1 लाख लिखो। ओके, नाउ इफ आई इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ लिखते हैं नॉर्मली? नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। व्हाट दे मीन टू से हियर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूडिंग लैंड। हाँ, इसके अंदर लैंड नहीं आता। अभी मुझे क्लिक हुआ, याद आया कि इसमें एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड मत लेना। बाकी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ना कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं आएगा। ओके, वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड टू योर P&L। और कितना, पूरा 100% एक साथ लिख देना। मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने मशीनरी लिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SR। अकाउंट्स में क्या करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो आप जाओगे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, और ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे, P&L। इनकम टैक्स कहता है नहीं, ये भूल जाओ, ऐसा कुछ मत करो। आपने मशीनरी लिया ना साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली P&L में जाओ, मशीनरी का पूरा कॉस्ट एक साथ लिख लो। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग हियर। So capital expenditure incurred related to business by SSC himself, excluding cost of land। बट लैंड का ऐसा मत करना, लैंड बैलेंस शीट में ही जाएगा। और कोई एसेट आपने खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए ना, सो प्लीज डोंट रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट, रिकॉर्ड इट टू P&L डायरेक्टली, इट इज अलाउड। अकाउंट्स के हिसाब से रॉन्ग है स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं, बट इनकम टैक्स में उन्होंने अलाउ किया है। अकाउंट्स कहता है आपने मशीनरी खरीदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो बैलेंस शीट में लिखो एंड यू चार्ज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस है ना, एट वन गो यू रिकॉर्ड इन योर P&L अकाउंट, डोंट रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 4-5 ईयर्स। एक साथ पूरा लिख लो, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। ओके, देन ये इन हाउस रिसर्च है ना स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला ऐसा है। इसका जो है ना स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा 150%। ये 150% मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने खर्चा किया 1 लाख, बट आप P&L में लिखोगे 1.5 लाख। आगे सुन में, मतलब आप अपना एक्सपेंस इन्फ्लेट करके बढ़ा के लिख सकते हो,
यहाँ पे ये बेनिफिट है, बट दिस इज अलाउड ओनली फॉर ए बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए अलाउड है। आगे सुन में तो स्टूडेंट्स पहला वाला तो सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, पीएनएल में लिखो, जितना खर्चा किया उतना लिखो, ये तो अकाउंट्स के हिसाब से भी ठीक है, समझ में आता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया तो अकाउंट्स में इट गोज टू बैलेंस शीट एंड ओवर द इयर्स यू चार्ज डिप्रिसिएशन, बट इनकम टैक्स रहता है नहीं। इफ इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ रिलेटेड टू बिजनेस है उसके ना, तो प्लीज पीएनएल में लिख दो, जितना आपने इनकर किया पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ पीएनएल में लिखो, डोंट रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। हाँ, इफ यू आर अंडर बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस ना, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 150%, मतलब आप खर्चा तो करोगे 1 लाख बट पीएनएल में एक्सपेंस बताओगे 1.5 लाख, इन्फ्लेट करके स्टूडेंट्स। ओके, सो ये 3 एक्सपेंस कैसे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस वर रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। ऐसी 3 एक्सपेंस है विच आर माइट बी रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बट वो आउटसाइडर, एसएससी खुद खर्चा नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, किसी और से साइंटिफिक रिसर्च करा रहा है स्टूडेंट्स। सो मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइडर, मतलब आप साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं कर रहे हो, आपने किसी को पैसे दे दिए, मदद कर दी। कंट्रीब्यूट मतलब मदद करना, डोनेट करना, कि भाई आप साइंटिफिक रिसर्च करो। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब ये किसको किसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एनी अप्रूव्ड एसोसिएशन को कर सकते हो आप, अप्रूव्ड एसोसिएशन, या किसी अप्रूव्ड कॉलेज को कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को कर सकते हो, पर इट शुड बी अप्रूव्ड स्टूडेंट्स। जिनका काम ये है वो लोग खुद ये साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। एंड स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 150%, मतलब आप खर्चा करोगे 1 लाख, डोनेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे 1 लाख, बट लिखोगे कितना पीएनएल में स्टूडेंट्स, लिखोगे 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई अप्रूव्ड एसोसिएशन है जो सोशल साइंस रिसर्च में है, उसको आप कंट्रीब्यूट करते हो, सोशल साइंस रिसर्च, ह्यूमैनिटीज वगैरह में जो रिसर्च होता है स्टूडेंट्स, ओके, उसके लिए आपको सिर्फ 100%, मतलब जितना कंट्रीब्यूट किया उतना ही लिखो। अगेन आई रिपीट, ये पहला 3 एक्सपेंस कैसा था स्टूडेंट, सॉरी फर्स्ट 3 एक्सपेंस ना, मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं और मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस है 100% लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% लिखो, बट बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में तो 150%, ये 3 एक्सपेंस हो गया। नाउ हियर I am not doing students that scientific research. Might be it is related to my business or not related to business. That is not important. But मैं वो scientific research नहीं कर रहा हूँ. मैं बाहर किसी इंस्टीट्यूट को, approved association को contribute करता हूँ. They are doing that research. ठीक है, तो अगर कोई अप्रूव कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो 150%, सोशल साइंस रिसर्च कोई कर रहा है, जैसे भी ना टाटा सोशल साइंस रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ भी है स्टूडेंट्स मुंबई में, सो वहाँ कंट्रीब्यूट किया तो 100% मिलेगा डिडक्शन, मतलब जितना पे किया उतना ही लिखने का, बढ़ा के इन्फ्लेट करके नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स एक होता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, कंट्रीब्यूशन किया, अगेन वो आउटसाइडर ही हुआ ना, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, टू नेशनल लेबोरेटरी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इनको किया स्टूडेंट्स तो अगेन यहाँ पे हमको डिडक्शन मिलता है 150%, 1 लाख कंट्रीब्यूट करने का एंड रिकॉर्ड 1,50,000 करने का। स्टूडेंट्स ये नेशनल लेबोरेटरी में कौन कौन आता है, आपने सुना होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं आपके लिए ऐसा लिख शॉर्ट में ICMR, या कभी आपने नाम सुना होगा डिफेंस से रिलेटेड, ये डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा, आई थिंक सो। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, दोज आर नोन एज नेशनल लेबोरेटरी स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक लंबी लिस्ट है, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने इनको कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर 1 लाख कंट्रीब्यूट किया इन पीएनएल आई विल राइट 1,50,000। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है परसेंटेज स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर रिलेटेड टू बिजनेस बाय एसएससी हिमसेल्फ, तो ध्यान रखना जितना इनकर किया उतना ही लिखना, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ध्यान रखना अगर वो बैलेंस शीट में होगा तो बैलेंस शीट में नहीं चलेगा, उसको पीएनएल में लिखना, दैट इज द मीनिंग। हाँ, आपका बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो आप एक्सपेंस को इन्फ्लेट करके लिख सकते हो, आपने अगर 1 लाख लिखा है ना तो उसको कैंसिल करके मेक इट 1,50,000। आउटसाइडर्स को अगर आपने किया अप्रूव कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो 150%, सोशल साइंस रिसर्च कोई करता है तो 100%, और अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी को किया है तो 150% स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज साइंटिफिक रिसर्च, ये आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन पहले हमने किया, अब ये साइंटिफिक रिसर्च किया। नाउ विल डू
स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, इनकम टैक्स आप वो खर्चा करते हो बट इनकम टैक्स एक्ट कह सकता है कि सॉरी इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट ओके, वो कहता है कि प्लीज आपने कर तो दिया खर्चा, विल डिसअलाउ यू स्टूडेंट्स। तो पहले डिसअलाउ का मीनिंग समझ लो, देन आई विल राइट दोज एक्सपेंसेस। डिसअलाउ का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं अभी एक उसका एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल सोविनिर या पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैगजीन, उसका न्यूज़पेपर, उसमें मैंने ऐड दिया। मेरे बिजनेस का ऐड मैंने किस में दिया? पॉलिटिकल पार्टी का मैगजीन में, उनके सोविनिर या उनका कोई पैम्फलेट वगैरह था, ब्राउचर जो भी था पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें मैंने कुछ ऐड दिया एंड दैट ऐड वाज वर्थ 1 लाख। मेरा 1 लाख खर्चा हुआ था उसमें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी डिसअलाउड। अब डिसअलाउड का मतलब क्या स्टूडेंट्स? सपोज योर नेट प्रॉफिट इज, सब एक्सपेंस इनकम लिखने के बाद नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। सो व्हाट डज डिसअलाउ मीन्स? डिसअलाउ मतलब ये आपने लिखा है ना, आपके हिसाब से सही है, आपने ऐड दिया तो इट्स रिलेटेड टू योर बिजनेस, सो यू रिकॉर्डेड, बट इनकम टैक्स कहता है नहीं। इफ यू आर गिविंग एन एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल सोविनिर या उनके पैम्पलेट में या उनका कोई मैगजीन में, उनका न्यूज़पेपर में आप कोई ऐड देते हो स्टूडेंट्स ना, तो इट इज डिसअलाउड। सो डिसअलाउड मतलब आपको ये हटाना पड़ेगा। आपने 1 लाख लिख तो दिया बट आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये डेबिट साइड था ना स्टूडेंट्स, और ये एक्सपेंस था। एक्सपेंस हट गया 1 लाख था, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट आपका 1 लाख से बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, और कितना हो जाएगा? 6 लाख। सो डिसअलाउड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ यू से ना एक्सपेंस डिसअलाउड, सो एक्सपेंस डिसअलाउड का मीनिंग इज नथिंग बट, एक्सपेंस डिसअलाउड का मीनिंग इज नथिंग बट योर प्रॉफिट विल इंक्रीज, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना स्टूडेंट्स? प्रॉफिट पे ही टैक्स चार्ज होता है ना। आगे सुन में, तो व्हेन आई से ना एक्सपेंस डिसअलाउड, तो एक्सपेंस डिसअलाउड मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वो एक्सपेंस आपको हटाना पड़ेगा। एक्सपेंस हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। व्हेन प्रॉफिट राइजेस, सो यू हैव टू पे मोर टैक्स स्टूडेंट्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एक्सपेंस डिसअलाउड। अभी वो एक एक करके कौन से एक्सपेंस है, सिंपल है स्टूडेंट्स, अभी वो डिस्कस करते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड स्टूडेंट्स वी कैन से कि डिसअलाउड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। प्रॉफिट इंक्रीज मतलब स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। सो वेन एवर आई से ना एक्सपेंसेस डिसअलाउड, सो इट मीन्स दीज एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ऐड बैक टू प्रॉफिट। जो भी आपको प्रॉफिट दिया है उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, ऐड बैक टू प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एक्सपेंस डिसअलाउड पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी मर्जी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट कि these are the expenses, if you find it in your profit and loss account, books of accounts will disallow it. So disallow का मतलब क्या? वो प्रॉफिट में ऐड बैक करना, ऐड बैक टू प्रॉफिट स्टूडेंट्स। एंड दैट नंबर 1 स्टूडेंट्स, पहला मैंने एग्जाम्पल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एडवर्टीजमेंट souvenir NIR, or you can say any brochure, or you can say pamphlet, of any political party. ये डिसअलाउड होता है सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 कैपिटल बी, 37(2)(b) में डिसअलाउड होता है। तो ये पहला एक्सपेंस हो गया स्टूडेंट्स। अगेन विल डिस्कस ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर वी कैन से ऑन बेस्ड ऑन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू अस। ओके, बहुत सारे एक्सपेंस है, कुछ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, कंपनी से भी रिलेटेड हैं, बट दे नेवर आस्क क्वेश्चन टू अस बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो स्टूडेंट्स हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से जो रिलेटेड हो सकते हैं ना, ओनली दोज एक्सपेंसेस आई विल कंसिडर। देन एनी सम पेएबल आउटसाइड इंडिया, सम पेएबल outside India without
TDS विदाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे सम पेबल आउटसाइड इंडिया ना, इसमें जो कवर होता है स्टूडेंट, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, कोई टेक्निकल फीस वगैरह आपने पे किया किसी इंजीनियर को आउटसाइड इंडिया, यू हैव टू पे इट आउटसाइड इंडिया, और सम रॉयल्टी यू हैव टू पे आउटसाइड इंडिया। सेम वे एनी यू कैन से इंटरेस्ट आपको कुछ पे करना है आउटसाइड इंडिया। तो व्हाट द एक्ट सेज, फर्स्ट डिडक्ट टैक्स, आप टैक्स ना डिडक्ट कर लो, टैक्स डिडक्ट किया देन यू कैन मेक द पेमेंट। आप टैक्स डिडक्ट नहीं करते हो, यू वांट टू मेक सच पेमेंट्स ना, किसको भी पेमेंट करना हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई इंजीनियर है उसको टेक्निकल फीस देना है, रॉयल्टी देना है, किसी का पेटेंट वगैरह यूज़ किया, या इंटरेस्ट आपको पे करना है आउटसाइड इंडिया, तो फर्स्ट दे से ना कि डिडक्ट टैक्स एंड पे द अमाउंट। इफ़ यू डोंट डिडक्ट टैक्स, फिर ये जो सम आप जो पे कर रहे हो ना, वेदर इट इज टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इट विल बी डिसअलाउड। तो पहले क्या करना है, आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। अगर आप टैक्स डिडक्ट करना भूल गए, यहाँ लिखा है ना मैंने विदाउट TDS, विदाउट TDS, इफ यू डोंट डिडक्ट टैक्स दैट एक्सपेंसेस, ये टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड। अच्छा, इस और इसमें एक और कंडीशन है स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, टैक्स कैन बी deducted and paid before due date of filing of return। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 जुलाई होती है या 30 सितंबर, वो आपको देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो टैक्स डिडक्ट करो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और गवर्नमेंट के पास जमा करा दो स्टूडेंट्स, ओके। देन दीज एक्सपेंसेस विल बी अलाउड। अगर आप भूल गए, नहीं किया आपने ऐसा, तो अगर ये एक्सपेंस आपने PNL, ऑल्दो यू हैव पेड द टेक्निकल फीस, यू हैव पेड रॉयल्टी, यू हैव पेड इंटरेस्ट, इट इज एक्सपेंस फॉर यू रिलेटेड टू बिजनेस, PNL में आपने लिखा है, बट टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, तो स्टूडेंट दीज एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। और डिसअलाउड का मीनिंग मैंने क्या बताया, डिसअलाउड मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, और इन अदर वर्ड्स ऐड बैक टू प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। एक्सपेंस माइनस होते हैं ना प्रॉफिट से स्टूडेंट्स, इनकम से, तो डिसअलाउड मतलब यू हैव टू ऐड इट बैक। सेम वे स्टूडेंट्स, एनी पेमेंट्स टू अ रेसिडेंट विदाउट TDS, अच्छा यहाँ में सेक्शन नहीं लिखा मैंने, ये सेक्शन 40A, ये सेक्शन 40 स्मॉल a I, ओके। नाउ यहाँ पे टेक्निकल फीस, रॉयल्टी वगैरह है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स है इंटरेस्ट, कमीशन, बस मैं ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ब्रोकरेज और सम पेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय अमाउंट पेबल टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर, वो सब इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ मैंने 2-3 एग्जाम्पल खाली ऐसा लिखा अगेन स्टूडेंट, बट पेमेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, रेसिडेंट को कर रहे हैं, मतलब विद इन इंडिया कर रहे हैं, हम बाहर नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये तो ये केस में भी क्या करना है, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, क्वेश्चन में वो हमको मेंशन करेगा कि TDS डिडक्ट किया है कि नहीं किया। वी डोंट हैव टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंस, किस पे TDS काटना ज़रूरी है, on which expenses, on which payments we have to deduct tax, it is compulsory, we don't have to remember that list। हमारे सिलेबस में वो लिस्ट रिमेंबर करना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपको खुद मेंशन करेगा कि दिस इज द अमाउंट विच इज पेड टू अ रेसिडेंट बट TDS इज नॉट डिडक्टेड, टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, तो विल से डिसअलाउ, डिसअलाउ बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। और डिसअलाउ का मतलब क्या, प्रॉफिट में ऐड बैक। अगेन स्टूडेंट्स, ये मैंने जो लिखा ना, ये आपके रेफरेंस के लिए, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये एग्जाम्पल मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। आपको एडजस्टमेंट कैसा देगा कि सम अमाउंट इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि दिस इज डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब ऐड बैक टू प्रॉफिट, ओके। सो आपको ऐसा ही याद रखने की जरूरत नहीं कौन से एक्सपेंस, वो क्वेश्चन में आपको एक ऐसा एडजस्टमेंट देगा, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट इज डिसअलाउड। अच्छा, सेम थिंग ना, इफ टैक्स कैन बी डिडक्टेड एंड पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो सेंटेंस यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स जो मैंने ऊपर लिखा है, ओके। ये टैक्स कैन बी डिडक्टेड एंड पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आप भूल गए, फिर आपको याद आ गया, सी हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है, 31 मार्च 20,
अब 31 मार्च 20 को तो आप टैक्स डिडक्ट करना भूल गए, फिर भी आपके पास टाइम है, कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो ड्यू डेट क्या होती है? या तो 31 जुलाई 20 देगा क्वेश्चन में, या 30 सितंबर 20 देगा। तो अगर आपने ये डेट से पहले भी भर दिया, जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, बिफोर दैट ऑल्सो इफ यू डिडक्टेड टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट, तो भी स्टूडेंट्स आपको फिर डिसअलाउड नहीं रहेगा, फिर इट विल बी अलाउड। अगेन आई रिपीट, टैक्स आपको कुछ पेमेंट करना है आउटसाइड इंडिया, व्हाट द एक्ट सेज, यू मस्ट डिडक्ट टैक्स, टीडीएस काटना है आपको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इफ यू फॉरगेट दैट, ऑल्दो दीज आर एक्सपेंसेस फॉर यू, इट विल बी डिसअलाउड। अगर पीएनएल में आपने लिखा भी होगा तो यू हैव टू ऐड इट बैक टू द प्रॉफिट, बट यहाँ पे फिर भी आपको एक कंसेशन मिल गया। मार्च में आप डिडक्ट करना भूल गए, मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने डिडक्ट नहीं किया, भूल गए, जो भी है स्टूडेंट्स, बट स्टिल आपके पास एक और है अपॉर्चुनिटी है, एक और खिड़की अभी भी खुली है। ओके, देयर इज ऑल्सो स्टिल वन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? अगर आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 जुलाई और 30 सितंबर, जो भी क्वेश्चन में देगा, उससे पहले भी आपने ये काम कर दिया, टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, टैक्स डिडक्ट करके जमा कर दिया, तो स्टूडेंट्स दैट एक्सपेंस विल बी अलाउेबल। मार्च तक नहीं कर पाए, फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी भी आप लूज कर गए तो स्टूडेंट्स फिर आपको डिडक्ट करने नहीं मिलेगा। फिर कब करने मिलेगा? जिस साल, जिस फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में आप टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करोगे। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। मिलता है, इट्स नॉट दैट कि एक बार आप टैक्स डिडक्ट करना भूल गए तो लाइफ टाइम अब कभी आपको रिडक्शन मिलेगा ही नहीं है एक्सपेंस का, मिलेगा। कब मिलेगा? प्लीज जो टैक्स बाकी है ना वो काटो और गवर्नमेंट के पास जमा कर दो। जिस साल आपने जमा किया, इन दैट ईयर यू कैन क्लेम दिस expenses as this expenses will be allowed. Okay, नंबर 4 स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, हम सिर्फ उतना लिखेंगे जो हमारे सिलेबस में काम का है स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप वगैरह का भी है, 2-3 एक्सपेंसेस डिसअलाउड, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट, ये बहुत आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। अच्छा, अभी इसका मीनिंग क्या? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव का मतलब क्या स्टूडेंट? सिंपल, सपोज मेरा फर्म है, मेरा कोई बिजनेस है, उसमें मैंने अपने रिलेटिव को एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो अपने रिलेटिव को जॉब देना कोई गलत बात नहीं है, इनकम टैक्स नेवर स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने रिलेटिव को अपने बिजनेस में किसी भी पोस्टिंग पे रख सकते हो। ओके, आपके यहाँ वैकेंसी है, आप किसी भी रिलेटिव को रख सकते हो, इट्स नॉट डिसअलाउड, वो ठीक है। बट स्टूडेंट, मैं ये इंटरनल ऑडिटर ना, मेरा रिलेटिव है, इसको मैं पे कर रहा हूँ 1 लाख पर मंथ एज सैलरी, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ ना, मेरा ये कौन है? एम्प्लॉई है स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, आई विल रिकॉर्ड इन पीएनएल 1 लाख पर मंथ, सो साल का 12 लाख। बट अगर रिलेटिव के अलावा सम अदर पर्सन इफ आई अपॉइंट एज एन इंटरनल ऑडिटर अदर देन माई रिलेटिव, सपोज कोई दूसरे आदमी को मैं रखता हूँ, तो स्टूडेंट्स उस हाउ मच इज द सैलरी फॉर दिस पोस्टिंग? इट इज ओनली 50,000 पर मंथ। या ऐसा समझो, दूसरा फर्म में या मार्केट में द सेम पीपल हु डू द जॉब ऑफ इंटरनल ऑडिटर, दे आर रेडी टू प्रोवाइड मी सर्विस एट 50,000 पर मंथ, तो मैंने अपने रिलेटिव को ज़्यादा पे किया ना स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू द मार्केट रेट। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ओके, अगेन आई रिपीट, मेरा रिलेटिव है, आई अपॉइंटेड हिम हर एज माई इंटरनल ऑडिटर एंड आई एम पेइंग दैट पर्सन 1 लाख पर मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने रिलेटिव को जॉब दो अपने बिजनेस में, इट्स अलाउड। बट अभी होगा क्या? सपोज इफ आई अपॉइंट अनदर पर्सन एज एन इंटरनल ऑडिटर, और मेरे रिलेटिव नहीं है, तो मैं उसको 50,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, या फिर स्टूडेंट्स दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अदर फर्म्स बाय सम अदर इंटरनल ऑडिटर्स एट 50,000 पर मंथ, तो भाई मैं अपने रिलेटिव को खास इतना ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर वालों गड़बड़ देखने नहीं आएगा स्टूडेंट्स, दे से दैट कि आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हो रिलेटिव को, सो वो आपका प्रॉब्लम है, आप क्यों एक्सेस पे कर रहे हो, वी विल डिसअलाउ यू एक्सेस। सो एक्सेस कितना है? 1 लाख मैं उसको पे कर रहा हूँ, fair market value of this service is 50,000, so excess is 50,000 per month will be disallowed. Disallowed मतलब add back to profit. मैंने अपने रिलेटिव को इंटरनल ऑडिटर रखा, आई एम पेइंग हिम सैलरी 1 लाख पर मंथ,
ऐसा ही कोई इंटरनल ऑडिटर दूसरे फर्म ने रखा है, तीसरे फर्म ने रखा है, दूसरे लोगों ने रखा है, एंड दे आर पेइंग टू इंटरनल ऑडिटर 50,000 पर मंथ। सो स्टूडेंट्स, मतलब मेरा रिलेटिव कोई दूसरा फर्म में काम करने जाएगा, ही विल मेक ओनली 50,000 पर मंथ एज सैलरी, सो व्हाई आई एम पेइंग हिम एक्सेस। तो अगर मैं ऐसा एक्सेस पेमेंट करता हूँ रिलेटिव को, सो दैट एक्सेस पेमेंट विल बी डिसअलाउड। सेम वे स्टूडेंट्स, मेरा कोई रिलेटिव है, उससे मैं गुड्स खरीदता हूँ, या उससे कोई, जैसे मैंने अभी सर्विस का एग्जांपल लिया, गुड्स लेता हूँ और वो गुड्स के लिए मैं उसको पेमेंट करता हूँ 5 लाख, बट यही गुड्स अगर मैं मार्केट से खरीदूँ मेरे बिजनेस के लिए ना, दीज गुड्स आर अवेलेबल एट 4 लाख। ठीक है, मैंने अपने रिलेटिव को एक्सेस 1 लाख दिया, वो मेरा प्रॉब्लम है। देन व्हाट द टैक्स ऑफिसर, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर विल से, भाई आपने एक्सेस क्यों दिया उसको, जब सेम गुड्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर 4 लाख एंड यू आर पेइंग योर रिलेटिव 5 लाख, फॉर वॉट एवर रीजन यू आर पेइंग हिम एक्सेस। वो कहेगा रिलेटिव को आपने एक्सेस दिया, आप उसको अनड्यू बेनिफिट देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 लाख। सो 1 लाख विल बी डिसअलाउड, और डिसअलाउड का मतलब ऐड बैक टू प्रॉफिट। दिस इज नोन एज एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। ओके, तो रिलेटिव को आप जॉब दो, उससे आप बिजनेस भी कर सकते हो, गुड्स खरीदो, गुड्स बेचो, नो वन विल स्टॉप यू, बट जो मार्केट रेट है उससे करो ना स्टूडेंट्स, आप उससे ज़्यादा, उससे गुड्स खरीदना है तो ज़्यादा पेमेंट करके नहीं कर सकते आप स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इफ द सेम गुड्स आर अवेलेबल इन मार्केट एट 4 लाख एंड आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम माय रिलेटिव एट 5 लाख, तो स्टूडेंट्स यानी कि क्या है, ऐसा भी हो सकता है ना सिर्फ बुक एंट्री हो 1 लाख ज़्यादा दिखाने का। वाई स्टूडेंट्स, बुक एंट्री मतलब क्या, मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, परचेजेस कहाँ आता है, डेबिट साइड में, और मैंने बता दिया 5 लाख कि मैंने गुड्स खरीदा रिलेटिव से 5 लाख का, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे मेरा जो प्रॉफिट है ना, मार्केट में सेम गुड्स आर अवेलेबल फॉर 4 लाख ना, बट मैंने कितना दिखाया 5 लाख, तो मैंने अपना प्रॉफिट 1 लाख से कम कर लिया ना स्टूडेंट्स, एक्सपेंस ज़्यादा दिखा के। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपेंस इन्फ्लेट करके अपना प्रॉफिट कम कर लिया, सो ऑब्वियसली मेरा टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा। ओके, सो पीपल माइट स्टार्ट डूइंग दिस ना स्टूडेंट्स, ज़बरदस्ती ऐसा दिखाएंगे कि भाई हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं उसको। सो व्हाट द आईटीओ और द इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट कि ठीक है, प्लीज यू कैन परचेज गुड्स फ्रॉम रिलेटिव, यू कैन अवेल सर्विसेज फ्रॉम रिलेटिव, वी वोंट स्टॉप यू। भाई आप उसको जॉब देना चाहते हैं दो, आपको कोई मना नहीं करता है, बट जितना उसके सर्विस का वैल्यू है उतना ही पे करो, एक्सेस पेमेंट मत करो। उससे गुड्स खरीदा है, जो गुड्स का वैल्यू है उतना ही पे करो, डोंट पे हिम एक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। तो एक्सेस पेमेंट जब भी होगा रिलेटिव का ना स्टूडेंट्स, वो डिसअलाउ होता है। डिसअलाउड का मतलब क्या, प्रॉफिट में ऐड बैक। हमेशा व्हेन वी यूज द टर्म डिसअलाउ ना स्टूडेंट्स, तो उसको कह देंगे प्रॉफिट में ऐड बैक। ओके, ये आता है सेक्शन, मैंने सेक्शन लिखा क्या 48(2) नहीं लिखा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ स्पेस है इधर ही लिख देता हूँ। दिस कम्स अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट जो ज़्यादातर एग्जाम में हमको पूछता है स्टूडेंट्स, फाइनली ये सेक्शन 40A(3) में आता है, expenses in excess of rupees 10,000 paid in cash। ये सेक्शन 40A कैपिटल A सब सेक्शन 3 में आता है स्टूडेंट्स। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आपने कोई खर्चा किया, दिस इज नंबर व्हाट 4, अभी ये 5 पे आ गए। नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स में नंबर लिख रहा हूँ वहाँ पे 5। दिस इज द 5th एक्सपेंस वी आर डिस्कसिंग इन दिस लिस्ट। ओके, मीनिंग क्या, आप कोई खर्चा करते हो ना स्टूडेंट्स, तो अगर वो खर्चा 10,000 से ज़्यादा है, डोंट पे इट इन कैश, पे इट थ्रू क्रॉस चेक और पे टू डिमांड ड्राफ्ट। अभी जैसा आरटीजीएस कर लो, एनईएफटी कर लो स्टूडेंट्स, सम बैंकिंग चैनल से वो ट्रांजैक्शन करो, दैट इज द सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स। आगे से उनमें हाँ, बेरर चेक से भी नहीं पेमेंट कर सकते, बेरर चेक से भी नहीं, क्रॉस चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट हो स्टूडेंट्स, ओके, या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, सम ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह ऐसा कुछ कर लो, बट बेरर चेक से मत देना। कब, जब अगर वो एक्सपेंस 10,000 से ज़्यादा है। सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने किसी से गुड्स खरीदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेटिव, किसी से भी मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स एंड आई पेड रुपीज 10,100 इन कैश। तो स्टूडेंट्स लिमिट कितने तक का, 10,000, यू कैन पे इन कैश अप टिल 10,000। आपने एक बार 10,000 से ज़्यादा पे किया,
So what they say, this entire amount, entire 10,100 will be disallowed, entire 10,100 will be disallowed. क्योंकि स्टूडेंट्स से यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है स्टूडेंट्स, व्हाट वी थिंक ना कि यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ 10,000. इन एक्सेस का मतलब हम लोग कैसा इंटरप्रेट करते हैं नॉर्मली, कि 10,000 तक ओके है, उससे ज़्यादा पे किया तो दैट विल बी डिसअलाउड. वी थिंक दैट वे. मैं भी वैसे ही सोचता हूँ स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट मैं भी ऐसे ही सोचूंगा उसके बारे में. तो व्हाट विल डू कि अच्छा 10,000 तक तो अलाउड है, तो 100 रुपीज़ इसने खाली एक्सेस दे दिया ना कैश में, तो ओनली 100 शुड बी डिसअलाउड. बट ईयर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा मत करना. ईयर व्हाट दे मीन टू से, 1 रुपया भी अपने 10,000 के ऊपर कैश में दिया तो एंटायर अमाउंट विच यू आर पेइंग दैट बिकम्स डिसअलाउड. 10,000 के ऊपर अगर 1 रुपया भी आपने दे दिया ना स्टूडेंट, 10,050 रुपीज आपने कैश में पे कर दिया, तो ओनली 50 विल नॉट बी डिसअलाउड, पूरा 10,050 डिसअलाउड हो जाएगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये भूलना नहीं स्टूडेंट्स. एंड दिस, ये समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल. एंड प्लीज नोट दिस इज एप्लीकेबल, ये जो लिमिट लिखा ना, दिस इज एप्लीकेबल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये जो है ना डिसअलाउड का कंसेप्ट, ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एप्लीकेबल है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कैश में करते हो तो ठीक है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश में नहीं चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देन और कोई इसमें एक प्रोविडेंट फंड का है, कंट्रीब्यूशन है, वो कभी होता है कभी नहीं, कभी आया है क्वेश्चन में तो आई विल एक्सप्लेन. सो दीज एक्सपेंसेस यहाँ से हमने लिखा. सो दिस एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड. इनकम टैक्स कहता है कि ये एक्सपेंस डिसअलाउड है. आपने पीएनएल में लिखा है तो इट विल बी डिसअलाउड, एड बैक टू योर प्रॉफिट. एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल सोविनियर, पैम्पलेट, ब्राउचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऐसा एक्सपेंस जो आपको इंडिया के बाहर पे करना है, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिडक्ट टैक्स, टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउड. बट इसमें एक विंडो आपके लिए खोल के रखा है. व्हाट इज दैट विंडो स्टूडेंट्स? या तो 31 जुलाई या 30 सितंबर से भी पहले आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, सो इट विल बी अलाउड. सॉरी. सेम इज द केस विद पेमेंट टू अ रेसिडेंट विदाउट टीडीएस. कोई रेसिडेंट है, उसको आप इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी देना चाहते हो, तो पहले टैक्स काटो फिर पेमेंट करना. टैक्स काटना भूल गए, इट विल बी डिसअलाउड. बट अगेन देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. व्हाट इज दैट? मार्च में नहीं किया ना, तो जुलाई तक आपके पास टाइम है. या अगर आपके क्वेश्चन में कहा है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 सितंबर, तो सितंबर तक टाइम है. डिडक्ट टैक्स, पे टू द गवर्नमेंट, यू विल, दैट एक्सपेंस विल बी अलाउड. ओके. अच्छा, सपोज जुलाई में भी नहीं कर पाए, अगर ड्यू डेट जुलाई था या सितंबर था, उसके बाद किया तो इट विल बी स्टिल बी अलाउड. बट कौन से साल में अलाउड होगा? जिस साल आपने टैक्स काटा और पे किया. जुलाई या सितंबर से पहले कर दिया स्टूडेंट्स ये काम, टैक्स डिडक्ट करने का एंड गवर्नमेंट को पे करना, इन विच ईयर इट विल बी अलाउड? इट विल बी अलाउड इन 1920, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है. ये डेट की बात करते हो तो स्टिल इट विल बी अलाउड. आई एम नॉट सेइंग वो एक्सपेंस हमेशा डिसअलाउड होगा फॉर एवर. कंडीशन क्या? टैक्स काटो, गवर्नमेंट के पास जमा कर दो. तो जिस साल आपने टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, उस साल आपको वो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग. हाँ, रिलेटिव को जॉब देना है दो, उससे बिजनेस करना है करो, उससे गुड्स खरीदना है खरीदो, बट जो मार्केट का रेट चल रहा है उतना ही पेमेंट करो. ज़्यादा पेमेंट किया तो डिसअलाउड. रेवेन्यू एक्सपेंस है, 10,000 से ज़्यादा का है तो कैश में पेमेंट करना, कैश में मत करना. कैश में पेमेंट कर दिया तो एंटायर अमाउंट विल बी डिसअलाउड. ओके स्टूडेंट. लास्ट और फाइनली स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट अभी ये खत्म है. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट. इसको कहते हैं अनपेड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी या सेक्शन 43B. स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 43B में एक्सपेंस लिखने से पहले ना एक ये हमारे अकाउंट्स में हम लोग ने सीखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है. जस्ट एन एग्जांपल, टू सैलरी, टू एम्प्लॉइज. एक मिनट स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी. सपोज जस्ट एन एग्जांपल 25,000. वो फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होता था. आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या कहते थे? प्लस आउटस्टैंडिंग जो भी है 5,000 है ना, एंड वी रिकॉर्ड आउटर कॉलम 30. सेम वे ऐसा कोई दूसरा एक्सपेंस है, सपोज टेलीफोन चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी, एनी एक्सपेंस 20,000 आउटस्टैंडिंग, तो विल से प्लस यहाँ पे ऐड करते हैं. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में अंडर लाइबिलिटीज 20. ये अकाउंट्स में ऐसा करते थे. ओके, अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको ऐड करके हमारे पीएनएल में, ये पीएनएल 2019-20 का है तो एज पर अकाउंटिंग वी डू दिस वे, अकाउंट्स के हिसाब से. बट व्हाट सेक्शन 43B सेज,
देर आर सर्टन एक्सपेंसेस, यहाँ लिख रहा हूँ, देर आर सर्टन एक्सपेंसेस इफ दे आर आउटस्टैंडिंग, अगर वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, डोंट रिकॉर्ड इन P&L। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते थे अकाउंट्स, बट इनकम टैक्स क्या कहता है स्पेशली, अच्छा मैं रिकॉर्ड का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, डोंट रिकॉर्ड इन P&L। सेक्शन 43B क्या कहता है स्टूडेंट्स, आई विल रीड आउट दोज एक्सपेंस, 7 एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे, ओके, आई विल रिकॉर्ड दैट 7 एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस के बारे में है ना, इनकम टैक्स में ऐसा रूल है कि अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो P&L में मत लिखना, और आपने अगर लिख दिया तो इट विल बी डिसअलाउड। और डिसअलाउड का मतलब क्या, अगेन स्टूडेंट्स ऐड बैक टू प्रॉफिट, व्हेनेवर आई से डिसअलाउड मतलब ऐड बैक टू प्रॉफिट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट, ये हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, जो हमने सीखा है अकाउंट्स में करेक्ट है, बट इनकम टैक्स 7 एक्सपेंस के बारे में ऐसा कहता है कि भाई अगर आउटस्टैंडिंग है ना तो उसको प्लीज P&L में मत लिखो, अगर आपने लिख दिया तो इट विल बी डिसअलाउड स्टूडेंट्स, ओके। नाउ चलो आउटस्टैंडिंग था, बट उसमें भी है ना वो 30, let me write that 7 expenses, then I will explain the next point. Number 1 students, पहला expense क्या होता है, any tax, duty, cess और fee under any law। मतलब स्टूडेंट्स जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, सिंपल, टैक्स GST हो सकता है, जैसे पहले वैट होता था, कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी है, एक्साइज है, कस्टम्स है, आपका म्यूनिसिपल टैक्स भी हो सकता है, एनी लॉ बोला है ना उन्होंने। टर्नओवर टैक्स नाम का भी पहले एक टैक्स होता था स्टूडेंट्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक नाम का होता था स्टूडेंट्स, ओके। सो एनी टैक्स विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। नॉर्मली ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स होता है ना, तो मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी अंडर एनी लॉ, तो अगर आपको GST पे करना है ना तो 31 मार्च से पहले पे कर लो, अगर उसको आपने आउटस्टैंडिंग रखा तो आप P&L में नहीं लिख सकते, अगर आपने पेमेंट नहीं किया आउटस्टैंडिंग है तो यू कैन रिकॉर्ड इन P&L। फिर भी अगर आपने लिख लिया एज पर फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस कि भाई अकाउंट्स में तो अलाउड है आउटस्टैंडिंग लिखना, आपके अकाउंटेंट ने लिख दिया आउटस्टैंडिंग, बट इट विल बी डिसअलाउड, डिसअलाउड मतलब ऐड बैक टू प्रॉफिट, दैट व्हाट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स, नंबर 1। नंबर 2 सेकेंड एक्सपेंस स्टूडेंट्स, बोनस, स्ट्रिक्टली यहाँ पे देखना, बोनस किसको, बोनस, कमीशन टू एम्प्लॉयज, डेटर्स क्रेडिटर्स की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे। मतलब क्या है, बोनस अगर आउटस्टैंडिंग है तो यू कैन रिकॉर्ड इन P&L, पहले उसको पे करो फिर P&L में लिखना, अगर आउटस्टैंडिंग है आपने P&L में लिख दिया इट विल बी डिसअलाउड, डिसअलाउड मतलब स्टूडेंट्स क्या, अगेन ऐड बैक टू प्रॉफिट। नंबर 3 लीव सैलरी, ये आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में सुना होगा, लीव सैलरी, अगेन लीव सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो डोंट रिकॉर्ड इन P&L, पहले वो एक्चुअली पे कर दो देन ओनली यू कैन राइट इन P&L, आउटस्टैंडिंग रखा है एंड यू आर रिकॉर्डिंग इन P&L इट विल बी डिसअलाउड। नंबर 4 कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू, you can say provident fund, gratuity fund, या आप कह सकते हैं स्टाफ वेलफेयर फंड। अगेन स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से कर रहा है ना, बट वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, अगर आपने आउटस्टैंडिंग रखा है एज पर अकाउंट्स यू कैन रिकॉर्ड, मैंने कहा ना देखो आउटस्टैंडिंग तो लिख सकते हैं हम लोग एज पर अकाउंट्स, पर इनकम टैक्स पीपल सेज दैट नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग है तो P&L में मत लिखो, ओके। और अगर आपने लिख भी दिया बाई चांस, आपके अकाउंटेंट ने लिख दिया आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, दे विल डिसअलाउ यू, डिसअलाउ मतलब दे विल ऐड बैक टू योर प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 ना, नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन लोन, फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ओके, इन लोगों से अगर आपने लोन लिया है स्टूडेंट्स, एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आईसीआईसीआई, अभी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, 90s में स्टूडेंट्स, मिड 90s में ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। आईएफसीआई था, एलआईसी है, यूटीआई है, ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना। तो स्टूडेंट्स अगर इनसे आपने लोन लिया है ना और वो लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो एज पर अकाउंट्स यू कैन रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन पीएनएल। अकाउंटिंग वाइज इट इज नॉट रॉन्ग, बट सेक्शन 43B कहता है कि अगर ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना, अकाउंटिंग वाइज इट इज करेक्ट बट वील से इट इज रॉन्ग एंड इट विल बी डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब आपके पीएनएल में वापस ऐड बैक, प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग। अगेन आई रिपीट, सी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स इज करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग जो हमने सीखा है वो सही सीखा है अब तक, बट इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट कि दीज 7 एक्सपेंसेस विच वी आर रिकॉर्डिंग नाउ, ये अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लीज पीएनएल में मत लिखना, डोंट रिकॉर्ड इट। इफ यू रिकॉर्ड इट विल डिसअलाउ इट। ठीक है, एंड डिसअलाउ मतलब आपको ऐड बैक करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में। प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। फिर ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, अभी यहाँ पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं, कोई भी बैंक हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, लास्ट नंबर 7 कैसा लिखेंगे, अमाउंट पेएबल टू इंडियन रेलवेज। पेएबल का मतलब ये आउटस्टैंड, पेएबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। उनका वैगन वगैरह यूज किया या उनका लाइन है रेल लाइन वो यूज किया मैंने, सो आई मस्ट पे देम ऑन टाइम। आउटस्टैंडिंग रखा तो आई कान रिकॉर्ड इन पीएनएल। आउटस्टैंडिंग मतलब 31 मार्च तक। स्टूडेंट्स देखो, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19, एंड्स ऑन 31 मार्च 20। तो अगर 31 मार्च 20 तक अबाउ 7 एक्सपेंस, अबाउ मैंने अभी लिस्ट लिख लिया, वो अबाउ 7 एक्सपेंस आर आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रहा आउटस्टैंडिंग, देन दे विल बी डिसअलाउड, दे विल बी डिसअलाउड। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगेन व्हाट, डिसअलाउड का मतलब क्या, आपके प्रॉफिट में वापस ऐड बैक होगा। बट जस्ट लाइक वो टीडीएस ना, यहाँ पे आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी, खिड़की खोल के रखा है अभी भी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विद से ना स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास एक कंसेशन है। व्हाट इज दैट कंसेशन, अगेन स्टूडेंट्स एक आप क्वेश्चन में देखना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सॉरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। नॉर्मली आपको या तो 31 जुलाई देगा, हमारे लिए 31 जुलाई 20 होगा, या फिर दे विल गिव अस 30 सितंबर 20। मार्च तक आउटस्टैंडिंग था तो मैंने कहा डिसअलाउड, बट अभी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखा है। मार्च में आउटस्टैंडिंग है ना, चलो आपके पास पैसे नहीं थे इसके लिए आपने आउटस्टैंडिंग रखा। जुलाई तक आपके पास टाइम है ना, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का और पीरियड मिल गया। वो 4 महीने भी अगर मैं आपने ये आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया, यू पेड ऑफ, देन यू कैन रिकॉर्ड इन योर पीएनएल अकाउंट फॉर 31 मार्च 20। ये फाइनेंशियल ईयर के पीएनएल में लिख सकते हो। सो अगेन आई रिपीट, ये अबाउट 7 एक्सपेंस है ना, इफ दे आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 20, तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है ना स्टूडेंट्स, तो इट इज डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब पीएनएल में नहीं लिखना, लिख दिया है तो वापस प्रॉफिट में ऐड बैक होगा। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट व्हाट दे से, चलो ठीक है, मार्च में बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू डिडंट हैड फंड्स, आपके पास कैश नहीं था उस टाइम, फंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो यू कुडंट पे दीज 7 एक्सपेंस जो मैंने ऊपर लिखा, 7 या एनी वन ऑफ दीज 7 एक्सपेंस। ठीक है, सो आई डिडंट हैड मनी टू पे दीज 7 एक्सपेंस, इसके लिए आउटस्टैंडिंग था। तो इनकम टैक्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं। 31 मार्च आपके पास पैसा नहीं था ना, तो चलो हम जुलाई तक का आपको टाइम देते हैं, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का और टाइम है। पे दैट आउटस्टैंडिंग, क्लियर कर लो। अगर आपने क्लियर कर लिया देन यू कैन रिकॉर्ड इन योर पीएनएल अकाउंट। ये मार्च 19 से 31 मार्च 20 का जो पीएनएल होगा ना उसमें लिख लेना। जुलाई भी चला गया तो स्टूडेंट्स डिसअलाउड ही रहेगा वो। ठीक है, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है दे माइट गिव अस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ 30 सितंबर 20, तो जुलाई नहीं है, मार्च में आउटस्टैंडिंग था, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि
30th सितंबर इज योर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आपको 6 महीने का टाइम मिल गया. सो विद इन 6 मंथ्स क्लियर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. इफ यू आर एबल टू क्लियर इट, यू कैन रिकॉर्ड इन योर P&L ऑफ 1st April 19 टिल 31st March 20. आगे सर उनमें स्टूडेंट्स, तो 31st मार्च में अगर आउटस्टैंडिंग है तो डोंट रिकॉर्ड इन P&L. लिख दिया आपने तो इट विल बी डिसअलाउड. चलो मार्च में आउटस्टैंडिंग था, डिसअलाउड हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने मेहरबानी की, एक रास्ता हमारे लिए और रखा उन्होंने. दे से दैट मार्च में आउटस्टैंडिंग है ना, क्लियर इट बाय जुलाई एज पर द क्वेश्चन. इफ दे से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज जुलाई, और इफ दिस 30th सितंबर, तो 4 महीना या 6 महीने का आपको और टाइम मिलेगा. क्लियर दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पे ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड इन योर P&L ऑफ April 19 till March 20. स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, ये 7 एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मार्च में, तो मत लिखो, अच्छा है. चलो नहीं लिखा मैंने, बट फिर मेरे पास जुलाई तक, सितंबर तक का टाइम है. आई पेड माई ड्यूज, देन आई कैन रिकॉर्ड इन P&L. सपोज स्टूडेंट्स अब जुलाई में भी मैं पेमेंट नहीं कर पाया, एज पर द क्वेश्चन ड्यू डेट वॉज आइदर जुलाई और सितंबर. मैं जुलाई में भी पे नहीं कर पाया, सितंबर तक भी पे नहीं कर पाया. देन आई एम पेइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आई एम पेइंग इट ऑन 10th October 20. तो क्या ये अलाउड होगा? यस अलाउड. बट ये अक्टूबर 20 कौन से साल में आता है? बट इन प्रीवियस ईयर 2020-21 में. जुलाई अक्टूबर 20 कब आता है? 2021 में ना. सो अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, मार्च तक पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो अभी भी P&L में. यू हैव एन ऑप्शन, जुलाई या सितंबर तक आप क्लियर कर लो, यू कैन रिकॉर्ड इन योर P&L ऑफ द करंट ईयर इटसेल्फ. बट आप ये डेट भी मिस कर गए, ये डेडलाइन भी मिस कर गए, देन वेन एवर यू पे स्टूडेंट्स, अक्टूबर में पे करो, Jan 21 में पे करो, Jan 22 में पे करो, जिस साल आप पेमेंट करोगे देन उस साल में इट विल बी अलाउड स्टूडेंट्स. दैट इज अ सिंपल रूल. ओके, इफ 31st जुलाई 20 और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, और 30th सितंबर 20 डेडलाइन है ना, ये हमारे लिए डेडलाइन था, इट्स मिस्ड, किसी वजह से हम उस टाइम भी पेमेंट नहीं कर पाए, देन इट विल बी अलाउड, एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इन द ईयर in which such outstanding expense are paid. फिर जो साल में आप पे करोगे उस साल लेना, करंट ईयर में तो नहीं मिलेगा. करंट ईयर में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके P&L में लिखना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, जुलाई से पहले, सितंबर से पहले पे कर लो, एंड यू कैन रिकॉर्ड इन दिस P&L अकाउंट. ये डेट आप मिस कर गए, देन क्या देखना है स्टूडेंट, जिस साल आपने पेमेंट किया, द ईयर इन विच यू हैव मेड द पेमेंट, ओके, इन दैट ईयर यू कैन क्लेम डिडक्शन फॉर दीज एक्सपेंसेस. इन दैट ईयर यू कैन रिकॉर्ड योर एक्सपेंस इन योर P&L अकाउंट. सो ये लास्ट था स्टूडेंट सेक्शन 43B. ओके, वहाँ पे है, देखो यहाँ मैंने क्या बताया, एज पर अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग चलता है, मना नहीं है स्टूडेंट्स, वी एक्सेप्ट दैट, हमने ऐसा ही सीखा है, तो एज पर अकाउंट्स इट्स ओके. बट इनकम टैक्स कहता है, सेक्शन 43B कहता है कि देर आर सर्टन एक्सपेंसेस इफ दे आर आउटस्टैंडिंग डोंट रिकॉर्ड इन P&L. 7 ऐसे एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रखा तो प्लीज़ P&L में मत लिखो. फिर भी आप लिख देते हो, अपनी मर्जी चला रहे हो, या आपको पता नहीं था, आपके अकाउंटेंट को पता नहीं था, उसने लिख दिया, तो इट विल बी डिसअलाउड स्टूडेंट्स. डिसअलाउड मीन्स ऐड बैक टू प्रॉफिट. यहाँ तक डाउट क्लियर? देन वो 7 एक्सपेंस मैंने लिखे, एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी अंडर एनी लॉ, मतलब गवर्नमेंट को अगर अंडर एनी लॉ है, अंडर एनी लॉ गवर्नमेंट को अगर कोई पैसा देना है ना स्टूडेंट्स, तो उसको आउटस्टैंडिंग मत रखो. दैट इज अ सिंपल मीनिंग. बोनस कमीशन टू एम्प्लॉयज, लीव सैलरी, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, स्टाफ वेलफेयर फंड, interest on loan from public financial institutions, state financial corporation, state industrial investment corporation, interest on loan from bank, amount payable to Indian Railways for use of railway asset. ये 7 एक्सपेंस है. ये 7 एक्सपेंस के बारे में क्या कहा है, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो प्लीज़ डोंट रिकॉर्ड इन योर P&L अकाउंट ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर हमारा क्या है, 1st April 19 से 31st March 20. चलो आप किसी वजह से मार्च में पे नहीं कर पाए, इट वॉज आउटस्टैंडिंग, तो आई सेड कि इसको लिखो मत. देन देर इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अभी भी आपके पास आगे डेडलाइन बढ़ा दिया, मार्च में नहीं पे कर पाए ना, आपके पास पैसा नहीं था, तो ठीक है जुलाई तक तो पेमेंट कर दो. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, आइदर दे विल गिव अस जुलाई और दे विल गिव अस 30th सितंबर. जुलाई तक तो पेमेंट कर दो. अगर जुलाई में भी मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, या सितंबर में भी पेमेंट मैं नहीं कर पाता हूँ अप टिल सितंबर, देन आई कांट रिकॉर्ड दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द करंट ईयर ऑफ P&L. फिर करंट ईयर ऑफ P&L में मैं लिख ही नहीं सकता उसको, वो आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग ही रहा.
देन द एक्ट सेज दैट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B सेज दैट कि ठीक है आप ये साल में नहीं लिख पाए ना, आप जिस साल में पेमेंट करोगे, द ईयर इन विच यू क्लियर दिस आउटस्टैंडिंग, इन दैट ईयर यू कैन रिकॉर्ड दीज एक्सपेंसेस इन योर P&L। तो अभी आउटस्टैंडिंग रहा तो इसका मतलब नहीं ये लाइफ टाइम फिर डिसअलाउड हो गया। फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने आपको ये 2 डेट दिया था, ये 2 डेट के से पहले भी आप भर नहीं पाए ना, तो जाने दो करंट ईयर में तो आप मत लिखो। गवर्नमेंट द एक्ट सेज दैट प्लीज डोंट रिकॉर्ड इन द करंट ईयर, तो ठीक है मैं करंट ईयर में नहीं लिखूंगा। देन दे से दैट अब जिस साल आप पेमेंट करोगे, द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, सॉरी द प्रीवियस ईयर इन विच यू मेक द पेमेंट, इन दैट प्रीवियस ईयर यू कैन रिकॉर्ड इन P&L। सो ये लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये साल का अगर आपने आउटस्टैंडिंग रखा तो ये साल आप नहीं लिख पाओगे स्टूडेंट्स उसको, फिर कब लिख पाओगे, द ईयर इन विच यू क्लियर दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो दिस वॉज द लास्ट फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट, जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स ये खाली ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। या तो क्या होगा, दे विल गिव अस रिसिट पेमेंट देगा हमको, रिसिट पेमेंट अकाउंट देगा, या इनकम एक्सपेंडिचर देगा, इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, अकाउंट्स में आपने रिसिप्ट, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट, या डेबिट साइड इनकम, क्रेडिट साइड एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ हमको डिट देगा और एडजस्टमेंट्स होंगे। तो इफ रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन, तो व्हाट टू डू, बड़ा आसान है। रिसिप्ट्स या इनकम रिलेटेड टू बिजनेस, वो सारी इनकम रिसिप्ट रिलेटेड टू बिजनेस लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना कैलकुलेशन करते टाइम। ओके, लेस इसमें से माइनस पेमेंट, अगर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है तो आई विल से पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो आई विल से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, वो माइनस कर लेना। फाइनल आंसर विल बी प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो रिसिप्ट पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर देगा तो बड़ा सिंपल सा रूल है, ऑल रिसिप्ट विच आर रिलेटेड टू बिजनेस या ऑल इनकम विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, लिस्ट डाउन, वो लिखते जाओ, माइनस व्हाट, ऑल पेमेंट्स या एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, वो माइनस कर दो। फाइनल आंसर विल बी ऑफ प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर P&L अकाउंट या समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे गिव अस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके लिए ना स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्व किया जाता है, वी स्टार्ट फर्स्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर P&L। जो भी हमको प्रॉफिट देगा वो लिखो, और देखो अभी मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, एड एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड फॉर एनी रीजन। जो एक्सपेंस डिसअलाउड है, डिसअलाउड का सिंपल मीनिंग बताऊं, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, या तो इनकम टैक्स की वजह से या अकाउंट्स की वजह से, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसे सारे एक्सपेंस क्या करना स्टूडेंट्स, ऐड करना है। दोनों में फर्क समझो, यहाँ रिसिप्ट पेमेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, पेमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, ये दोनों चीज रिलेटेड है। यहाँ हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, इफ दे गिव अस P&L, स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर P&L, एड बैक कौन से एक्सपेंस विच आर डिसअलाउड। हमने इनकम टैक्स के हिसाब से भी देखा कुछ डिसअलाउड, वो पॉलिटिकल सोवेनियर, वो TDS वाला देखा, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, एंड वो सेक्शन 43B के 7 एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपेंस है तो वो क्या करने का, एड बैक, या बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, वो अकाउंटेंसी के जो एक्सपेंस आएंगे ना वो आप इजीली समझ जाओगे स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। लेस क्या करना है इसमें से, इनकम्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, आपके बिजनेस या प्रोफेशन से जो इनकम रिलेटेड नहीं है वो इनकम माइनस कर लो। फाइनल आंसर विल बी प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इट इज लाइक अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जैसा होता है स्टूडेंट्स। ये अगेन आई रिपीट, रिसिप्ट पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर दिया है ना स्टूडेंट्स, वो आसान होता है। ऐसा इनकम ऐसा रिसिप्ट्स पहला लिखो विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, माइनस ऑल एक्सपेंस और पेमेंट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। तो सिंपल आंसर जो भी आया दैट इज प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बट अगर P&L दिया है स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर P&L दिया है तो स्टार्ट एज नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। जो भी क्वेश्चन में आपको P&L है उसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा या नेट लॉस जो भी दिया होगा वो लिखो। ऐड क्या करना, एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब या तो इनकम टैक्स ने कहा कि ये डिसअलाउड है, या फिर इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो मैंने वो लिखा। माइनस इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो फाइनल आंसर विल बी प्रॉफिट गेन्स बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन। आपको बताऊं, देखो इनकम टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस डिसअलाउड आर वो पॉलिटिकल सोवेनियर सेक्शन 43, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक वी हैव डिस्कस दैट। नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एग्जांपल, आपने P&L में पर्सनल एक्सपेंस लिख दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंस लिख दिया,
so that is not related to business students. आगे समझ में students? So all such expenses which are not related to business should be added back. कोई इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल है P&L अकाउंट. P&L अकाउंट कौन बनाता है स्टूडेंट? जो बिजनेस करता है ना. ट्रेडिंग P&L कौन बनाता है? जो बिजनेस करता है. ओके स्टूडेंट्स, उसके ट्रेडिंग P&L में ना आपको क्या मिला? इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम एक्सपेंस नहीं बोल, इनकम फ्रॉम सैलरी. तो सैलरी इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो माइनस हो जाएगा. या उसके P&L में आपको मिल गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी इज समथिंग एल्स टोटली डिफरेंट, उसके प्रोविजन अलग है, इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो माइनस करेंगे. अब समझ में आ गया व्हाट इज इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस? क्या आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा अरे ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी इनकम माइनस कर लेना. एक्सपेंस में कैसा है? कुछ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डिसअलाउड है, और कुछ एक्सपेंस डिसअलाउड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ योर अकाउंटेंसी रूल ऑल्सो स्टूडेंट्स. अकाउंट्स के हिसाब से भी वो गलत है, P&L में आपने गलत लिखा है, तो ऐसे एक्सपेंस भी हम लोग डिसअलाउड करते हैं. तो रिमेंबर दिस फॉर्मेट ऑल्सो स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड किया जाता है. सेकेंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सेक्शन 43B. ये 43B का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन विल स्टार्ट विद अ फुल फ्लेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. पहला एक हम लोग कर लेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सेक्शन 32 वाला, फिर ये सेक्शन 43B वाला करेंगे. 7 एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, पे कर दिया, कब पे किया, वी विल डिस्कस दैट इन दैट क्वेश्चन. ओके, ये 2 क्वेश्चन होने के बाद देन आई विल स्टार्ट विद फुल फ्लेज क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था आज? डेप्रिसिएशन. पहले मैंने कुछ एक्सपेंस लिखे थे, क्विकली में रिवाइंड, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टूडेंट्स आज टुडे. ओके, देर आर सर्टन इनकम्स ना जो हमको लगता है कि स्टूडेंट्स के वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बट दे आर नॉट एक्चुअली इनकम फ्रॉम बिजनेस. पहला एग्जांपल रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है, फ्लैट बनाता, प्रॉपर्टी बनाता, बेचता हूँ स्टूडेंट्स. बिकॉज ऑफ रीजन प्रॉपर्टी बेच नहीं पाया, मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया. तो रेंट पे देना, आई कैन आर्ग्यू दैट कि तो मैंने फ्लैट प्रॉपर्टी बनाई थी बेचने के लिए, ये तो मेरा बिजनेस है, तो रेंट भी बिजनेस इनकम होना चाहिए. नो, इफ यू गिव योर प्रॉपर्टी ऑन रेंट देन इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी बिजनेस. सेम वे आई एम डीलर इन शेयर्स डिबेंचर्स, शेयर डिबेंचर्स बेचता खरीदता हूँ. ओके, सो दैट इज बिजनेस इनकम, नो डाउट अबाउट दैट. बट अगर ये शेयर्स पे कुछ डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है डिबेंचर्स पे, दैट इज ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हेंस कॉम्पनसेशन. मेरा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया फॉर सम प्रोजेक्ट, वो जो मुझे कॉम्पनसेशन दे रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, कम लग रहा है, मैंने कोर्ट केस फाइल किया, कॉम्पनसेशन बढ़ के मिला अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, सो दैट इंटरेस्ट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट कैन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मैं कोई काम कारोबार कुछ नहीं करता स्टूडेंट्स, ना जॉब करता हूँ, कुछ नहीं, बस सुबह उठ के लॉटरी टिकट खरीदता हूँ हर सुबह स्टूडेंट्स. ये मेरी आदत बोलो, कुछ भी बोलो स्टूडेंट. ओके, कहाँ से पैसा आता है प्लीज़ वो सब में नहीं जाना हमको. वो एक आदमी की आदत है, ₹100 का लॉटरी टिकट एवरी मॉर्निंग टू परचेज दैट ऑन ए होप दैट कभी ना कभी तो 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी, 5 करोड़ की लॉटरी तो लगेगी स्टूडेंट. उसकी लॉटरी लग गई, सो ही कांट से कि मैं तो कोई काम नहीं करता था, तो लॉटरी खरीदना ही मेरा बिजनेस था, सो दिस ये जो लॉटरी का विनिंग्स आया दिस शुड बी इनकम फ्रॉम बिजनेस. नो स्टूडेंट्स, इट विल बी स्टिल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, फिर हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा. डेप्रिसिएशन में ये कंडीशंस याद होनी चाहिए. सिंपल कंडीशन है, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, एसेट शुड बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन. यूज कब होना चाहिए? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, ऑलवेज फॉलो WDV. रेडी टू यूज, अच्छा यूज में रेडी टू यूज भी आता है. रेडी टू यूज मतलब आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो गई, सब कुछ तैयार है, बस स्विच ऑन करना है स्टूडेंट्स. ओके, उसमें ट्रायल रन भी आ जाता है, सेटिंग अप टाइम भी आ जाता है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ट्रायल रन वगैरह. ओके, लेबर के चैप्टर में स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड ईयर, वो भी यूज में ही आता है स्टूडेंट्स. ब्लॉक ऑफ एसेट स्टूडेंट्स, ये याद मत रखना स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए. देयर आर 10 ब्लॉक्स, 3 बिल्डिंग के होते हैं, एक फर्नीचर का, फिर 5 से लेके 9 वो है अपना प्लांट मशीनरी. नंबर 10 इज इंटैंजिबल एसेट. ओके, सो ब्लॉक का सिंपल मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ये आप मीनिंग लिख लेना. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास अगर बहुत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, या बहुत सारी बिल्डिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको यहाँ लिखो, कौन से बिल्डिंग आपकी क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग है उसको इस ब्लॉक में लिखो. तो आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं. एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन ग्रुप बेसिस, ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस. इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं, कलेक्टिव वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देन, हाँ सेकेंड इंपॉर्टेंट, हाँ फिर ये डेप्रिसिएशन ये फॉर्मेट मैंने लिखा है, ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल, क्लोजिंग WDV पे भी अप्लाई डेप्रिसिएशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिस साल आपने एसेट खरीदा उसी साल क्या करना? नंबर ऑफ डेज काउंट करके देखना, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव यूज्ड द एसेट.
इफ यू यूज इट फॉर लेस देन 180 days यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट हाफ द रेट. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% दिया है क्वेश्चन में तो चार्ज ओनली 15%. दैट इज द मीनिंग. किस साल बट अप्लाई करना ये रूल? इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन ओनली. ये साल आपने 180 days से कम यूज किया, ये साल खरीदा था, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अब आप उसको यूज करो मत करो स्टूडेंट्स, 180 days यूज करो, 200 days यूज करो, 100 दिन यूज करो, आपको फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करने मिलेगा. दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, फिर आगे नहीं मिलता ये. फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्सप्लेन, ए प्लस बी आपके पास दो एसेट हैं, सी खरीदा, बी बेच दिया, तो स्टूडेंट्स बट बेचने के बाद ना ये प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू जीरो है. ऑल्दो देयर आर स्टिल ए एंड सी एसेट लेफ्ट विद अस, वी कांट चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज WDV नील बचा. नो डेप्रिसिएशन इफ WDV is zero, although there are still asset left under the block. नेक्स्ट सेम एग्जांपल, ए प्लस बी दो एसेट मेरे पास स्टार्टिंग में थे, ओपनिंग डेट, सी नया खरीदा, फिर तीनों बेच दिया. तीनों बेचने के बाद भी WDV तो है, प्लस माइनस किया WDV अमाउंट है, बट आई कांट चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे पास अब कोई एसेट बचा ही नहीं, तीनों एसेट थे, तीनों बिक गए, तो मेरे पास मेरे फैक्ट्री में कोई भी मशीनरी नहीं है, तो नॉन एग्जिस्टिंग एसेट में मैं कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ. दैट वाज द सेकेंड पॉइंट. इंपोर्टेड कार्स, हाँ, मार्च 1st 1975 से 31st मार्च 2001 आपको कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं मिलता था, उसके बाद से इंपोर्टेड कार पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया. एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कुछ एक्सपेंस कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप खुद करते हैं और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस. रेवेन्यू एक्सपेंस है तो 100%. कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो भी 100%. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली लिखा जाता है बैलेंस शीट में, बट इफ इट इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च रिकॉर्ड इन P&L, बैलेंस शीट में मत लिखना. दैट इज द मीनिंग. एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में हो तो आप 1 लाख खर्चा करोगे, यू कैन राइट 1,50,000, आपको 150% डिडक्शन मिलता है. मतलब आप अपने एक्सपेंस इन्फ्लेट करके लिख सकते हो, बढ़ाकर लिख सकते हो. कंट्रीब्यूशन, अच्छा अभी ये भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस है, बट मैं ये काम खुद नहीं करूंगा, मैंने किसी को पैसे दे दी, कंट्रीब्यूट कर दिया, ही इज डूइंग सम साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस. तो अगर मैंने कोई एसोसिएशन को दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी को, तो 150% रिडक्शन. ऐसे इंस्टीट्यूट को दिया, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, सोशल साइंस रिसर्च वो लोग करते हैं तो 100%, ह्यूमैनिटीज भी जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मैंने एग्जाम DRDO अपना 150%. अगेन 1 लाख खर्चा दो, 1,50,000 मिलेगा. 2 लाख आपने कंट्रीब्यूट किया, 3 लाख यू कैन रिकॉर्ड, 150% स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेंस डिसअलाउड. व्हेन आई से एक्सपेंस डिसअलाउड मतलब ना, अगर आपने P&L में लिखा है तो उसको ऐड बैक टू प्रॉफिट करना पड़ेगा. उसकी लिस्ट हमने यहाँ डिस्कस करी. एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल सोवेनियर, सम पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS, सम पेबल टू अ रेसिडेंट विदाउट TDS, बट इसमें ध्यान रखना TDS आपने नहीं काटा, एक्सपेंस डिसअलाउड, बट जिस साल आप TDS काटोगे, गवर्नमेंट के पास जमा कर दोगे, उस साल दीज टू एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, जस्ट लाइक सेक्शन 43B. फिर एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव को आप जॉब दो अपने बिजनेस में, दे वोंट स्टॉप यू, और यू परचेज गुड्स फ्रॉम योर रिलेटिव और अवेल सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटिव, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेवर मेक एक्सेस पेमेंट टू दैम. जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, उतना पे करो. आपने एक्सेस पेमेंट किया तो दैट एक्सेस पेमेंट विल बी डिसअलाउड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश. आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल था, रेवेन्यू एक्सपेंस है ना स्टूडेंट्स, 20,000 का बिल है, तो कैश में पेमेंट कर दिया ना 20,000, तो 20,000 पूरा डिसअलाउड हो जाएगा. सो वंस 10,000 क्रॉस हो गया, सो 10,100 ऑल्सो यू पे इन कैश ना स्टूडेंट्स, 10,100. तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, सिर्फ 100 डिसअलाउ होना चाहिए ना, 10,000 का तो लिमिट है. नॉट दैट वे. इफ यू क्रॉस द लिमिट ऑफ 10,000 एंड यू पे इट इन कैश, okay, so entire amount 100% will be disallowed students. Okay, this applies to revenue expenditure. फिर एक और था ना सुनो 40, हाँ एक्सेस पेमेंट तो मैंने डिस्कस कर लिया, सॉरी हो गया. फिर सेक्शन 43B, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज पर अकाउंट्स हम P&L में लिख सकते हैं, इट इज अलाउड, बट इनकम टैक्स कहता है कि 7 एक्सपेंसेस ना, इफ दीज आर आउटस्टैंडिंग डोंट रिकॉर्ड इन P&L. अगर आपने लिख दिया इट विल बी डिसअलाउड. तो 7 एक्सपेंस मैंने वो लिस्ट लिख दी है यहाँ पे 7, बट उसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है. क्या आउटस्टैंडिंग है मार्च तक, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है ना, तो वो आपको क्वेश्चन में डेट देगा, इधर 31 जुलाई 30 सितंबर. ये डेट से पहले भी अगर आपने आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया बिफोर 31 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020, बिफोर दिस डेट इफ यू क्लियर योर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, देन यू कैन रिकॉर्ड इन योर P&L अकाउंट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर 1920 है. सपोज ये डेट से पहले नहीं कर पाए आप क्लियर, तो करंट ईयर में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. फिर क्या लाइफ टाइम डिसअलाउड है? नो, लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं है. देन व्हाट दे से, फिर जिस साल आप पेमेंट करोगे, द year in which you clear this outstanding expense, in that previous year financial year you can record your expense. Okay,
फाइनली मैंने फॉर्मेट रिसिप्ट पेमेंट होगा तो कैसा कैलकुलेशन करने का, P&L होगा तो कैसा कैलकुलेट करने का। एक्सपेंस डिसअलाउड मतलब एज पर इनकम टैक्स डिसअलाउड एंड एज पर अकाउंटेंसी रूल्स एंड कन्वेंशंस। ओके, इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो माइनस होता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।